हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपीएफ एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर का यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ। एज पर और वीटीई यूपी सिलेबस हमें फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करना है इस यूनिट में। फर्स्ट टॉपिक होगा यूनिट का शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर reinforcement। शियर reinforcement। सेकेंड टॉपिक होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यूनिट थर्ड का जो थर्ड टॉपिक है वो है शियर reinforcement। इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है, इनका कॉन्सेप्ट और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। एनालिसिस करने के लिए जो भी हमें कोडल प्रोविजन यूज करना है उस कोड हमारा होगा IS 456/2000। यूनिट थर्ड में जो भी एनालिसिस होगा या न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन होगा वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर बेस्ड होगा। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट, ये विदाउट है, इसको क्लियर करेंगे। विदाउट शियर reinforcement को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे शियर स्ट्रेस का बीम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन होमोजीनियस बीम सेक्शन। होमोजीनियस बीम सेक्शन का मतलब होता है द बीम which is made by only one material। वो बीम जो केवल एक मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस बीम सेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसका स्पान L है और उस पर यूडीएल लग रहा है W किलोन्यूटन पर मीटर का। इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो शियर फोर्स होता है सपोर्ट पर WL/2 होता है और बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पर 0 होता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है मिड स्पान पर WL²/8 आता है सिंपली सपोर्टेड केस में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अगर मेंशन करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, फर्स्ट एट मिड स्पैन, मिड स्पान पर हम देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्टली देखते हैं शियर फोर्स को तो मिड स्पान पर शियर फोर्स हमारा मिनिमम है, 0 है शियर फोर्स मिनिमम। एंड बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं हम मैक्सिमम है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। सेकंड देखते हैं एट सपोर्ट। सपोर्ट पर शियर फोर्स हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम। एंड बेंडिंग मोमेंट 0 है, मीन्स मिनिमम है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अब इस बीम का एक क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं। ये सपोज द बीम का क्रॉस सेक्शन है जिसकी विड्थ B है, टोटल डेप्थ D है और इसके लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया बीम का क्रॉस सेक्शन जिसकी विड्थ B है एंड टोटल डेप्थ D है, न्यूट्रल एक्सेस है। अब जब इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम शो करेंगे तो होमोजीनियस बीम्स के केस में जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सपोर्ट पर 0 होता है। सबसे पहली बात याद रखना है शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा होमोजीनियस बीम सेक्शन में वो पैराबोलिक होगा, जो न्यूट्रल एक्सेस पर मैक्सिमम होगा और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा न्यूट्रल एक्सेस पे होगा उसकी वैल्यू 1.5 टाइम होगा एवरेज शियर स्ट्रेस की।
एवरेज शियर स्ट्रेस को अगर हमें फाइंड करना है, एवरेज शियर स्ट्रेस होता है हमारा शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस फार्मूले का यूज करके हम एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये था हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन होमोजीनियस बीम क्रॉस सेक्शन, होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम और बीम क्रॉस सेक्शन। अब सेकंड हम देखते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आरसीसी सेक्शन। आरसीसी सेक्शन का मतलब हुआ कंक्रीट है इसमें और साथ में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब ये जो बीम बना हुआ है मोर देन वन मटेरियल से बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस सेक्शन भी। तो हम हेडिंग बोलेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आरसीसी सेक्शन, तब भी हमारा यही कॉन्सेप्ट होगा, या बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन हेट्रोजीनस बीम सेक्शन। तो दोनों हेडिंग के लिए कॉन्सेप्ट हमारा होगा। अब हम क्या करेंगे, बीम क्रॉस सेक्शन को ड्रा करेंगे, डायमेंशन शो करेंगे, विड्थ बी है, टोटल डेप्थ डी है कैपिटल, न्यूट्रल एक्सिस हमारा यहाँ लाई कर रहा है। तो हम देखेंगे क्योंकि आरसीसी है तो हम क्या करेंगे, टेंशन जोन में यहाँ पर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसका एरिया AST है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन जो है स्मॉल डी है। अब हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो हमारा कंप्रेसिव जोन है, यहाँ पर ये पोर्शन, यहाँ पर कोई रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड है, तो मीन्स ये होमोजीनियस बीम सेक्शन की तरीके से बिहेव करता है। तो इसलिए इसका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक होगा। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जो पोर्शन होता है पैराबोलिक होगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मेशन करेगा एक रेक्टेंगल का, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो फॉर्मेशन होगा वो पैराबोला का फॉर्मेशन होगा। ये वैल्यू हमारी होगी टाउ बी यहाँ पर नॉमिनल शियर स्ट्रेस या एवरेज शियर स्ट्रेस है। अब हम क्या करते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। उसको ड्राइव करने के लिए फर्स्टली हम फाइंड करेंगे टोटल शियर फोर्स। टोटल शियर फोर्स होता है एरिया ऑफ शियर डायग्राम, जो हमारा शियर डायग्राम उसका टोटल एरिया इनटू विड्थ ऑफ बीम। शियर डायग्राम का एरिया टोटल जो होगा क्या होगा, A1 न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर एंड A2 न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, तो A1 प्लस A2 इंटू विड्थ ऑफ बीम। नाउ V इक्वल टू टोटल शियर फोर्स को हम यहाँ से V से मार्क कर रहे हैं, तो V इक्वल टू टाउ बी, A1 कैलकुलेट करेंगे टाउ बी, विथ हो जाएगा टाउ बी, पैराबोलिक है इसलिए XA का 2/3 XA प्लस रेक्टेंगल केस में टाउ बी विथ एंड डेप्थ D माइनस XA इंटू विथ ऑफ बीम। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो V इक्वल टू आ रहा है टाउ बी को हमने कॉमन ले लिया 2/3 XA माइनस XA प्लस D, और सिंप्लीफाई किए तो टाउ बी D माइनस XA/3 इंटू बी। जो D माइनस XA/3 होता है ये होता है हमारा लीवर आर्म, जिससे हम Z से डिनोट करते हैं, Z इक्वल टू D माइनस XA/3। बट क्रिटिकल डेप्थ की कंडीशन में, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के कंडीशन में क्या होता है, XA जो होता है हमारा XC में कन्वर्ट हो जाता है, और XC की वैल्यू हम पुट करते हैं KD, हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला पुट करते हैं तो हो जाएगा D माइनस XC/3 लीवर आर्म की वैल्यू इक्वल टू D माइनस XC की जगह हम रखेंगे KD डिवाइड बाई 3। यहाँ से हम D कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस K/3, और जो K की 1 माइनस K/3 की वैल्यू इसको हम J से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। तो हमारे पास जो Z की वैल्यू निकल के आएगी Z इक्वल टू J इंटू D। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफर किया टाउ बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई
जेड बी, और जेड की जगह पर हमने रख दिया जे डी, तो हमारा एक्सप्रेशन ये आया और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। बट हमें याद रखना है अकॉर्डिंग टू आवर कोड, कौन सा कोड, IS 456-2000, जो लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है जे, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारा जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो आएगी टाउ वी इक्वल टू वी यू डिवाइड बाई बी डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जे है, जे को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन 2 हो गया, और एज पर IS 456-2000 यही हमारा नॉमिनल स्ट्रेस की वैल्यू होती है, नॉमिनल या एवरेज शियर स्ट्रेस। नोटेशन हमें पता है, टाउ बी नॉमिनल शियर स्ट्रेस, वी यू को हम बोलते हैं फैक्टर्ड शियर फोर्स या डिजाइन शियर फोर्स जिसे बोलते हैं। हमने टोटल शियर फोर्स को वी से मार करके रखा था, यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू अवर कोड वी यू यूज किया है। तो वी यू यहाँ पर क्या है, हमारा डिजाइन शियर फोर्स या फैक्टर्ड शियर फोर्स है। बी हमारा विथ ऑफ बीम है, एंड स्मॉल डी जो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। तो ये हो गया नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फार्मूला, इसी को हम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट, जो हमारा सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है। तो हमें पता है द कंक्रीट रेजिस्ट सम शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस एवन इफ नो शियर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। अगर हमारे कंक्रीट बीम में या कंक्रीट में शियर रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, फिर भी कुछ अमाउंट में वो शियर को रेजिस्ट करता है, शियर फोर्स को रेजिस्ट करता है। इसको हम मार करते हैं, जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बीम होती है, इसको मार करते हैं हम टाउ सी से। टाउ सी की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाउ सी वैल्यू डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू, किस पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, उसके साथ साथ परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट मींस पीटी, इन दोनों को फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने कोड का यूज करके टाउ सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोड में जो हमारी वैल्यू दी है हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल का यूज करते हुए हम पीटी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे AST बाई BD इंटू 100। फिर उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखेंगे 15, 20 जो भी हमारा ग्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टाउ सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें नोट में याद रखना है फॉर सॉलिड स्लैब, सॉलिड स्लैब के केस में जो हमारा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है टाउ सी, वो कन्वर्ट हो जाता है के टाउ सी में। और यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर IS कोड का यूज करेंगे। कोड के अकॉर्डिंग जो के की वैल्यू गिवन है वो ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब के अकॉर्डिंग होगी। स्लैब की डेप्थ अगर हमारी 300 या उससे ज़्यादा है तो के की वैल्यू हम 1 लेंगे, 275 है तो 1.05, 250 अगर वैल्यू टोटल डेप्थ की है तो 1.1, एंड 225 है तो 1.1 एंड सो ऑन। और 150 या उससे कम है अगर, तो हम लेंगे 1.3 वैल्यू। ये हमारे कोड के अकॉर्डिंग है। तो ये होगा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शियर रीइंफोर्समेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन RCC बीम, जिसको डिनोट करते हैं हम टाउ सी मैक्स से। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ हमारा क्या था, टाउ सी, एंड मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेंथ हमारा बीम में कितना होगा, टाउ सी मैक्स। इसी को हम कह सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ RCC बीम। अब टाउ सी किस पर, टाउ सी मैक्स डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करेगा। तो इसको भी हम अपने कोड के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 जो हमारे पास टेबल है, वो टेबल है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टाउ सी मैक्स। तो अगर हम 15 ग्रेड है 2.5 होगा हमारा टाउ सी मैक्स की वैल्यू, 20 है तो 2.8। सिमिलरली अगर 40 या इसके ऊपर है तो टाउ सी मैक्स की वैल्यू 4 होगा। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू RCC बीम के लिए। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी।
आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।